Hi guys, this is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Guys, in today's video, I will talk about imperative sentences. Guys, आज हम इस वीडियो के माध्यम से imperative sentences को आप लोगों के पास पहुंचाना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि imperative sentences जितने भी आप कन्वर्सेशन इंग्लिश के कन्वर्सेशन करते हैं, टॉक करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो हिंदी का फॉर्मेशन होता है अलग और जब इंग्लिश का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो वह अलग मिलता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो ध्यान से आप बोर्ड की तरफ देखें। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। इम्परेटिव सेंटेंसेस आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। डिफिनेशन होती है इम्परेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस which are used to denote some special sense as order, permission, request, warning, prohibition, suggestion, etc. यानी आज्ञा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी भाव को, जो किसी विशेष भाव को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब विशेष भाव में आता है आदेश, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना, मनाही जिसको निषेध बोलते हो, चेतावनी, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आएगी वह आपका होगा आज्ञा सूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स का मतलब होता है मुख्य बिंदु। इस इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर पहले ध्यान देंगे जिससे कि हमें इम्परेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखिए फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए, हिंदी पहचान। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब चूंकि इंग्लिश का है लेकिन हिंदी पहचान मैंने अतिरिक्त थोड़ा सा यूनिक वे में, एक डिफरेंट वे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी पहचान इसकी होती है। हिंदी जो लास्ट में इसका समापन होता है जहाँ पर शब्द का, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ओ, ए और ई। फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए, लास्ट में जहाँ पर हिंदी यानी इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य जहाँ पर समाप्त होगा, लास्ट में मिलेगा ओ, ए और ये। उदाहरण देख लीजिए, बैठ जाओ, बैठ जाएं, बैठ जाइए, इधर आओ, इधर आएं, इधर आइए, हल्ला मत करो, हल्ला मत करें, हल्ला मत करिए। यानी यहाँ पर देखिए सेंटेंस लास्ट में समापन हो रहा है। हिंदी की मैंने पहचान बता दिया फ्रेंड्स। इसके बारे में और आपको जानकारी दे दूं, इसकी जानकारी ये है कि जो ओ शब्द है यह हमेशा जो है अपने बराबरी के लोगों में और अपने से छोटे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। गौर से सुनिएगा, एकदम आप एक बार विशेष रूप से इस वीडियो को देख लेंगे, आपको इम्परेटिव सेंटेंस में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। देखिए ओ अपने से बराबरी के लिए और अपने से छोटों के लिए, और ए और ई अपने से बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए। इनसे रेस्पेक्ट का भाव पता चलता है। इसमें जो है एक दूसरे के जो बराबर होते हैं या छोटे, ठीक है ना, उसका भाव पता चलता है। अब जैसे इसी को देख लीजिए, राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, तो यहाँ पर कहते हैं पिताजी यहाँ आओ, अच्छा लग रहा है, पिताजी यहाँ आइए, पिताजी यहाँ आए, पिताजी यहाँ आइए, पिताजी यहाँ आए, ठीक है। वहाँ पर बैठ जाएं, वहाँ पर बैठ जाइए। तो ये दोनों देखो, जिसके लिए भी आप इनका यूज़ करोगे ये और ये का, इससे रिक्वेस्ट का पता चलता है। आप अपने दादाजी को कहोगे दादाजी इधर आओ, दादाजी इधर आओ, लग रहा है कि आप किसी छोटे बच्चे को बुला रहे हो। देखिए दादाजी इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, जबकि दादाजी आपकी इतनी उम्र दराज है, फिर भी आप दादाजी इधर आइए, दादाजी इधर आए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इनसे जो होता है अपने, हाँ, अगर शब्द के साथ
सेंटेंस में अगर आप शब्द जोड़े हो तो इससे भी सम्मान का पता चलता है। जैसे पिताजी आप वहाँ मत जाओ, पिताजी आप यहाँ आओ, ऐसे इसमें सम्मान तो वहाँ आप लगाना पड़ता है, लेकिन आप अगर नहीं लगाए हो तो ए जो है अपने से बराबरी और अपने से छोटों के लिए यूज़ किया जाता है, और ए और ई शब्द अपने से बड़ों के लिए सम्मान देने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसकी पहचान हो गई। लेकिन ये शब्द जो देख रहे हैं ना, ये वाला, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है। मैंने कह दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ ए ये आए वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इस मैं कब कहूँगा, जब उसमें कोई भाव होगा। समझिएगा फ्रेंड्स, जब उसमें कोई भाव होगा, बात को समझिए। अब जैसे या मैं लिख रहा हूँ, सेंटेंस को क्लियर कर देते हैं। जैसे गो, मैंने कह दिया, अब यहाँ कह दिया जाएं। अब देखिए यहाँ पर जाएं, अब इसमें भाव देखिए, आप जाएं, जाइए। तो यहाँ पर जाएं का मतलब एक सामान्य सी बात बताई जा रही है। किसी व्यक्ति से कहा गया जाएं, यानी काम हो गया, समय हो गया, आप जाएं। तो इससे ऑर्डर का भाव भी पता चल सकता है, सजेशन का भी भाव पता चल जाता है। लेकिन अब ऐसा कारण क्यों है कि यहाँ पर एक शब्द है आपका यूं, यूं छुपा हुआ है और ये अकेला आया हुआ है, तो यूं यहाँ आप जाएं। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे हम कल पढ़ें, अब इसको देख लीजिए, हम कल पढ़ें यानी हम सब कल पढ़ रहे थे, यानी जो पढ़ने का काम था वह पूरा हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, जो पढ़ने का काम है यह समाप्त हो गया। ठीक है, हम कल पढ़ें, वी रेड एस्टरडे, रेड सेकेंड फॉर्म फ्रेंड्स, यहाँ पर इस रीड को रेड पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म में। तो इस ए में और इस ए में बहुत अंतर है, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप ऐसे भी, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पढ़िए, ठीक है। जैसे लिख दिया बच्चे गए, देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ भी ए आया है, मैंने इसको इम्पेरेटिव बताया, लेकिन यहाँ पर ए आया है तो ये पास्ट है। कैसे, बच्चे गए यानी बच्चों का जाने का काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन वेंट, बच्चे गए। लेकिन खाली हम जैसे यहाँ लिखेंगे सोए, मान लीजिए ऐसे लिख दिया सोए, सपोज सोए लिख दिया, केवल सोए मतलब शरीर, टाइम हो गया है सोने का, अब आप सोए। तो अब इसमें देखिए, इसमें तो पहले सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है। इससे यह पता चल रहा है कि यह जाने वाला काम कल हो गया या आज से बीते हुए समय में हो गया। लेकिन इसमें देखिए ये नहीं पता चल रहा है कि काम हो गया है, बल्कि काम होने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो इसके और इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। अगर ऐसा कहीं आता है तो अगर इससे भाव का पता चलता है तो इम्पेरेटिव हो जाएगा, अगर इससे बीते हुए समय के काम का पता चलता है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही डिफरेंस है इन दोनों में, ये हो गया। फिर अगला आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, ये तो पहचान हो गई। फिर आते हैं सब्जेक्ट के पास। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, आपको मैं बता दूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी सेंटेंस रहता है और इंग्लिश भी, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। वास्तव रूप से जब दिखाई नहीं देगा तो सब्जेक्ट होगा कौन, इसका एक ही सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है यू। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है यू, जिसकी हिंदी होती है आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब। क्लियर हो गया। और यह हमेशा हिंदी में भी और इंग्लिश में छुपा हुआ होता है, इसलिए मैंने अंडरस्टूड लिखा हुआ है। यह हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों सेंटेंसेस में यह अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होता है। ओके, अब इसको कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे आगे की चीज़ है, उसको बताएंगे, लेकिन यही सब्जेक्ट होगा। आपको मालूम होना चाहिए यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जो अपने लिए आई, वी, मी, ठीक है, अस, आर सेल्व्स, माय, माइन, यानी आई से बनने वाले जितने शब्द हैं और वी से बनने वाले जितने शब्द हैं जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वह होता है फर्स्ट पर्सन। और जिसके लिए यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के रूप में, योर्स,
योर सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है वो होता है सेकंड पर्सन, ही सी इट दे नेम इत्यादि जो होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कहूँगा आपको समझ में आया, तो आप सुन रहे हो तो आप ही से बोलूँगा ना, या आप अपने सामने वाले किसी से कहो दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, किससे कहोगे? कमरे में कोई नहीं है तो ओपन द डोर, हु विल ओपन द डोर, दरवाजा कौन खोलेगा? कोई है ही नहीं। लेकिन जब होगा कोई तो आप उसी से कहेंगे ना, जो सुनेगा, तो सुनने वाला कौन हो जाएगा? यू। तो यह इंपेरेटिव सेंटेंस केवल सेकंड पर्सन यू के लिए बनाई गई है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्ट हमेशा छुपा होता है। सी वाला देख लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है, ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से आता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें सेकेंड, थर्ड, एस या एस, आई एस का प्रयोग ना हो और आई एन जी का प्रयोग ना हो, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म जिसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको बेसिक फॉर्म बोलते हैं, जिसको मेन फॉर्म बोलते हैं, जैसे गो, कम, रन, प्ले, ठीक है, डांस, जंप, ये जो होते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में करते हैं। फिर डी वाला देख लीजिए फ्रेंड्स, सेंस, इसमें जो भाव होता है, भाव देखो मैंने लिखा हुआ भाव निकलने वाला, इसमें रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, सलाह, सुझाव, चेतावनी, जितने भी आपके सेंस हैं आप इंपेरेटिव सेंटेंस में बोल सकते हो, ठीक है। आप उसमें मनाही भी बोल सकते हो, जिसको निषेध बोलते हैं, चैलेंज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भाव दिखाने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंस देता है इस प्रकार का। नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम डोंट लिखते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेगेटिव अगर कहीं पर आए तो आप लिखते हैं डू नॉट, जैसे डू नॉट ओपन द डोर या डोंट ओपन द डोर, डू नॉट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डू नॉट गो देयर, डोंट गो देयर, डू नॉट टच मी, डोंट टच मी, लिखते हैं। इस तरह से बोलते भी हैं, खूब कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से डू नॉट या डोंट का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद, नेवर, अगर कभी नहीं शब्द आया है फ्रेंड्स, कभी नहीं, हिंदी में आ गया कभी नहीं, आपको इंग्लिश में ही कभी नहीं का सेंस निकालना है। तो नेवर एब्यूज, कभी किसी को गाली न दें। नेवर, ठीक है, स्मोक, कभी धूम्रपान न करें। नेवर ड्रिंक वाइन, कभी शराब न पिए। नेवर चीट एनीवन, कभी किसी को गाली न दें। यानी नेवर का प्रयोग जो है ज़्यादातर एडवाइस दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव तो है ही, ठीक है, एडोर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, या लगातार चीज़ को बताता है। जैसे मैं कभी बाजार नहीं जाता, मतलब नहीं जाता, रेयरली नहीं जाता, ठीक है ना, कराए कि एकदम मुश्किल से ही कभी कभी जाता हूँ, तो जाता ही नहीं हूँ। तो ये नेवर फ्रिक्वेंसी को बताता है, एडोर ऑफ फ्रिक्वेंसी को है। तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जब समापन होता है, लास्ट जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे हम यूज ऑफ फुल ऑफ स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यूज ऑफ फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क या अन्य पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, मैं बताना चाहता था फ्रेंड्स आपको कि डू नॉट या डोंट का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं। जैसे हम कहें डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट कम हियर, डोंट कॉल हर, डोंट टच द वायर, ऐसा हम क्यों करते हैं? डजंट क्यों नहीं करते, या दूसरा क्यों नहीं करते, हम डोंट ही क्यों करते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है मत या होती है न। क्लियर, या तो होती है मत कर सकते हो या तो आप न बोल सकते हो, दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब डू नॉट या डोंट का ही प्रयोग क्यों होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको जैसा यहाँ बताया, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट होता है, वो कौन होता है? यू। क्लियर फ्रेंड्स। और यू कैसा सब्जेक्ट होता है आप भी जानते हैं, कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे चले जाओ, बैकअप करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, बैक, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि बहुवचनकर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डोंट का प्रयोग किया जाता था। क्लियर, जब आप पढ़ रहे थे। अब वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर चूंकि ये बहुवचन है इसीलिए डू नॉट या डोंट का ही प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा नियम है।
कंफ्यूजन नहीं लेना है। यू डज नॉट या डजंट का प्रयोग करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा बहुवचन, ये हो जाएगा एक वचन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? इसीलिए डू नॉट या डोंट का प्रयोग किया जाता है। आप बस इसको ध्यान से देखते जाइए, मैं कुछ एग्जांपल लिख करके समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको कभी इम्परेटिव सेंटेंस में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर देता हूँ, अफर्मेटिव, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है वाक्य रचना या वाक्य संरचना। तो सबसे पहले अभी मैंने लिखा, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा डिटरमिनर, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख दीजिए अदर। फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने एक ये जो सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर छुपा हुआ है, आप जानिएगा ये छुपा हुआ, इसको आप मैं ऐसे नॉर्मली लिख दिया हूँ, ये छुपा हुआ सब्जेक्ट है, नहीं तो हटा देते हैं फिर बताएंगे आपको। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे अगर मैं इनको लिख दूँ अपनी पुस्तक पढ़ो। फ्रेंड्स देख लीजिए आ गया, ओ ए ई, अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी पुस्तक पढ़ें, अपनी पुस्तक पढ़िए, आ गया, हिंदी पहचान आ गई। अब देख लीजिए, अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको अपनी पुस्तक पढ़ो, कौन पढ़ेगा, किसको कह रहे हो आप? अगर मैं कहूँ कि अपनी पुस्तक पढ़ो तो किसको कहूँगा? जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठा होगा या जो मेरे सामने व्यक्ति होगा उसी को कहूँगा ना, किसी दूसरे को तो कह नहीं सकता, क्योंकि क्लास में कोई है ही नहीं, तो मैं कहूँगा किसको? तो जो मेरे सामने होगा उसी को कहूँगा। जो सामने होगा वह केवल एक ही होगा, आप भी जानते हैं, वह एक ही व्यक्ति होगा, वह होगा यू, सुनने वाला। मैं हो गया बोलने वाला, तो मैं हो गया स्पीकर, वो हो गया लिसनर, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, हो गया सेकंड पर्सन। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अंग्रेजी में जो अपना देख रहे हैं ना, अपना, अपना, अपनी और अपने, ये तीन चीज़ें देख लीजिए आप। इनकी इंग्लिश कोई विशेष रूप से नहीं बनाई गई है, इंग्लिश में इनकी कोई इंग्लिश विशेष रूप से नहीं होती है। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार इनके साथ जो है पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम अपना, अपनी, अपने का प्रयोग कर लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, अपना, अपनी, अपने अगर किसी सेंटेंस में आया हो तो उसके लिए विशेष इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं बना है। जैसा सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट के पजेसिव केस के एडजेक्टिव को या पजेसिव डिटरमिनर को प्रयोग करके हम इनकी इंग्लिश पा लेते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, देखना। अब सबसे पहले क्या लिखना फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए इसमें नकारा नहीं गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस वह होता है, या पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी बात को, ठीक है, नकारा नहीं जाता है, स्वीकारा जाता है। देख लीजिए आपके सामने, ऐसा नहीं दिया है कि अपनी पुस्तक मत पढ़ो, यहाँ दिया गया अपनी पुस्तक पढ़ो। ऐसा देख करके लग रहा है कि स्वीकारात्मक है, सकारात्मक है, साधारण वाक्य है, इसमें बात को नकारा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात आएगी? मेन वर्ब को। मेन वर्ब कहाँ फ्रेंड्स? पढ़ो। तो पढ़ो को क्या कहते हैं? रीड। क्लियर हो गया? अब सेकेंड नंबर पे क्या फ्रेंड्स? डिटरमिनर। डीएम का मतलब होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर फ्रेंड्स होता है निर्धारक। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है निर्धारक। अब अपनी आया है, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है, वह कौन होता है? यू, हमेशा छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर कौन सा छुपा हुआ है? यू, ठीक है। यहाँ भी कौन सा छुपा हुआ है? तुम, ठीक है ना। यहाँ पे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यहाँ तुम छुपा हुआ है। इंग्लिश में क्या छुपा हुआ है? इन्हीं दोनों छुपे हुए हैं, लिखेंगे नहीं। तो जब इसका सब्जेक्ट यू है तो इसका जो पॉजिटिव केस होता है उसको लिख देंगे। तो यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? योर। इसे पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस का डिटरमिनर बोलते हैं। इसे ही अर्थ देगा अपनी का। यही है अपना, अपनी, अपने के लिए। अब आगे आ गया फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बुक। रीड योर
बुक। अदर नहीं आया है, अभी पढ़ो कल पढ़ो, ठीक है ना, इस तरह का कुछ नहीं है, कमरे में पढ़ो, शांति से पढ़ो, ऐसा जो कुछ भी आएगा ऑब्जेक्ट के बाद वो अदर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को देखिएगा फ्रेंड्स, रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। तो देख लीजिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अनुसार, डिटर्मिनर डिटर्मिनर इसके अनुसार, और इंपरेटिव सेंटेंस में अपना अपनी अपने की अंग्रेजी केवल योर आएगी और कुछ नहीं आएगी। कान खोल के सुन लो, इंपरेटिव सेंटेंस में अपना अपनी अपने की अंग्रेजी केवल योर आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट होता है, वह होता है यू, और यू के लिए अपना अपनी का जो अर्थ देने वाला शब्द होता है वह होता है योर। माय, ठीक है, आई का होता है माय, और वी का होता है आर, ओ यू आर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर, ऐसे सबका होता है, ठीक है। प्रोनाउन वाले चार्ट में मैंने बताया है, पिछले वीडियो में आप देख लेना प्रोनाउन का चार्ट, उसको बड़े अच्छे ढंग से इसको मैंने समझाया है। यूट्यूब पे जा करके आप वहाँ पर चेक करिएगा, आपको प्रोनाउन का चार्ट मिलेगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताई हुई है। देखिए रीड योर बुक हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई नाम दे देता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट तो नहीं दिया, जैसे दे दिया राम, ऐसे अपनी पुस्तक पढ़ो, राम अपनी पुस्तक पढ़ो, राम तो यहाँ लिख देंगे राम, अब इसको तो स्मॉल से करना पड़ेगा, रीड योर बुक। अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देना, राम अपनी पुस्तक पढ़ो मतलब राम रीड योर बुक। तो आपके मन में आएगा सर यहाँ पर तो राम आ गया तो यहाँ पर योर क्यों लगाए हैं, लेकिन इसका मतलब है राम तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसके लिए नाम भी लिख रहा है और उसके लिए प्रोनाउन भी छुपा है, ध्यान देना। राम अपनी पुस्तक पढ़ो मतलब राम तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो राम तो नाउन के रूप में आएगा, लेकिन जो अपना अपनी आएगा वह यू के अनुसार ही आएगा। बात समझ जाए ना, इसका नहीं कि यहाँ पर राम के अनुसार यहाँ हिस लिख देंगे, ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि इसका मतलब है राम तुम, फिर भी तुम छुपा है यहाँ पर, राम यहाँ पर फिर भी छुपा है यू रीड योर बुक। तो ऐसा अगर कहीं आ जाए तो ऐसे लिखे रीड योर बुक राम, पीछे भी लिख सकते हो रीड योर बुक कॉमा राम, यह भी सेंटेंस सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सेंटेंस को लिखेंगे। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, अगर जैसे मैं कह दिया गो और एक बार यहाँ पे लिख दिया गो, अब इसका मतलब हो गया जाना और इसका मतलब हो गया जाइए या जाओ। अब फ्रेंड्स ये जो है ये है सेंटेंस और ये है वर्ब। अब बात को समझना, अब यहाँ समझिएगा बात को, ये जो गो लिखा हूँ ये वर्ब है, वो भी वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका हिंदी क्या है जाना। ये वाला जो गो लिखा हूँ यह है सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। अब कहोगे सर कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है, बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, सही बात है, ठीक है ना। लेकिन आप समझो जरा, मैंने क्या बोला था कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा कौन सा सब्जेक्ट छुपा होता है, यू छुपा होता है, और उसकी हिंदी क्या होती है ए ओ, ठीक है ना। जाइए आ गया ये ओ, अब जाएं ये भी लिख सकते हो। जब आप ऐसा भाव निकालोगे तब आप समझ जाना कि इस गो प्ले रन दुनिया की कोई फर्स्ट फॉर्म हो, जिसका मतलब ये भी होता है कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो उसके आगे कौन छुपा हुआ है, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट मिल गया तो सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स। तो एक चीज नहीं मिली आपको कि गो एक सिंगल वर्ड जो है गो वह सेंटेंस है, बात समझिएगा, ऐसा कभी नहीं मिलता। सेंटेंस की डिफिनीशन आप भी जानते हैं, अ सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक शब्द या शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, जो पूर्ण भाव देता हो, उसी को वाक्य कहते हैं। तो देख लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड तो नहीं है, केवल वर्ड है, लेकिन फिर भी यह पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस कहा जाएगा। ये केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कही जाएगी, लेकिन इसको कहा जाएगा सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसकी हिंदी देख लीजिए, जाइए जाओ जाएं, जैसे गो जाओ अभी सेंटेंस है, ठीक है ना। गो जाना ये आपका वर्ब है, समझ जाना फ्रेंड्स। नई बात है, एकदम टेक्निकल है
कि एक वर्ब भी सब्जेक्ट का काम, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, अगर इसका हिंदी इस तरह से ए या ये जाओ ए यानी इम्परेटिव की पहचान दे रहा है, समझ जाओ कि वह भी सेंटेंस होता है, एक वर्ब नहीं होता। अगर कोई पूछे तो आप इस तरह से अर्थ बता करके बताइए कि इससे केवल जाना, इससे खाली एक चीज़ का पता चल रहा है, काम, जाने का काम। इसमें जाने के काम के साथ साथ यहाँ पर किसका पता चल रहा है, भाव का। ठीक है ना, इसमें आप भाव किसका किसका ले सकते हो, आदेश का भी ले सकते हो, सलाह का, जैसा आप सेंटेंस में यूज करो। इसमें खाली एक ही चीज़ पता चलेगा, काम, यानी जाओ खाओ पियो उठो बैठो धो नो, ये वाला हो जाएगा। जाना खाना पीना उठना बैठना धोना नहाना पढ़ना लिखना सोना नाचना गाना जितने भी हैं, इससे खाली काम का पता चलेगा। लेकिन इससे काम के साथ साथ, काम का तो पता चलेगा ही, उस काम के साथ साथ भाव का पता चलेगा। जैसे जाओ, ठीक है, जाओ आदेश, खाओ, ठीक है, इन्विटेशन दे रहा है, हल्ला मत करो, देखो करो, हल्ला मत करो, तो यहाँ पर चुनौती दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, मना किया जा रहा है। तो ये है अंतर फ्रेंड्स, एक शब्द भी सेंटेंस का काम कर सकता है, लेकिन यह एक शब्द तो जरूर है, लेकिन इसके साथ जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से उदाहरण देकर समझाएंगे फ्रेंड्स। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको ऐसे भी बता दूं कि इस तरह से भी आता है, जैसे कृपया मेरी मदद करो या करें। देख लीजिए, कृपया मेरी मदद करो, तो यहाँ लिख देते हैं प्लीज हेल्प मी। और इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेल्प मी प्लीज, ये भी सही है। अगर इसको आगे लिखना प्लीज को, तो आप जो है कॉमा मत लगाना, इसको जब पीछे लिखना तो यहाँ पे कॉमा लगा देना। बोलते तो साइड प्लीज, प्लीज साइड, गिव मी योर पेन प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, लिखते ही हो, वही है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। भाव देखो वही है, हमको मेन वर्ड से शुरू करना था, मेन वर्ड से शुरू कर दिया। हाँ, ये वाला जो आया है, ये प्लीज जो है रिक्वेस्ट बताने के लिए आता है, अतिरिक्त शब्द है, इसलिए इसको आगे भी लिख सकते हो पीछे। हाँ, अगर यहीं पे आ जाता है राम कृपया मेरी मदद करो, तो फिर यहाँ लिखेंगे राम प्लीज हेल्प मी प्लीज राम, तब ऐसे लगा देंगे, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स सब आप बोलते हो, स्पीकिंग में खूब बोला जाता है सेंटेंस, तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को लिखते हैं। आगे नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका सेकंड है, सेकंड आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा डोंट या डू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद हो जाएगा डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा अदर्स। देख लीजिए फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने कह दिया वहाँ मत जाओ, ये हो गया वहाँ मत जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे डोंट गो देयर। देख लीजिए ये डोंट हो गया, यहाँ पर यू छुपा हुआ है, ठीक है, यू छुपा हुआ है, यहाँ पे तुम छुपा हुआ है, तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि बहुवचन इसलिए डोंट लगा, तो डोंट। अब देखिए ये हो गया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, अदर आया है तो लिख देंगे डोंट गो देयर। हाँ, अगर आ जाता है राम वहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर राम, ऐसे लिख सकते हो, या अगर ऐसे भी लिख सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राम डोंट गो देयर, ये भी सही है। ठीक, आप चाहो तो डोंट गो देयर राम, राम डोंट गो देयर, एक ही है। तो इसका यूज निगेटिव सेंटेंस में, हाँ, इसकी हिंदी जो होती है देख लीजिए मत या ना होती है फ्रेंड्स, जिसको आप मत बोल सकते हो ना बोल सकते हो, वहाँ मत जाओ वहाँ ना जाएं, तो यह होता है नेगेटिव। यू के साथ हमेशा डोंट का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यू बहुवचन होता है। यू क्यों? क्योंकि यू सारे इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसके साथ बहुवचन की वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हो, जो नॉट साथ में ही लगा होगा, क्योंकि नेगेटिव अर्थ देता है मत या न का, तो डोंट या डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स डू नॉट वाला हो गया। नेवर वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए नेवर वाले में सबसे पहले नेवर लिख देते हैं, नेवर के बाद लिखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स। अब यहाँ पे देखिए कि कभी गाली न दो या कभी गाली मत दो या गाली कभी मत दो, कभी न दो या कभी मत दो, दोनों सही है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे शब्द देख, दो सेंटेंस है, दोनों एक ही है, कभी गाली न दो, गाली कभी न दो। ठीक, तो ये दोनों चाहो तो साथ साथ कर दो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी कभी नहीं, चाहे कभी ना कर दो, चाहे कभी गाली ना कर दो, लेकिन भाव दोनों का एक ही है हमारे हिसाब से। यहाँ पर जो भाव है आप देख लीजिए, आप भी समझ सकते हो किसका भाव आ रहा है, एडवाइस का भाव आ रहा है। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, नेवर का। ये हो गया नेवर, क्लियर। अब मेन वर्ब होता है गाली देना, ये आपका हो गया एब्यूज, गाली देने को एब्यूज कहते हैं। ठीक है, एब्यूज बस हो गया, ऑब्जेक्ट वगैरह आया ही नहीं। देख लीजिए, नेवर एब्यूज, कभी गाली न दो। और इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हैं, देख लेते हैं उसको भी, एक दो और सेंटेंस। या धोखा मत दो या कभी मत दो, चाहो तो आप कभी लिख दो, कभी मत दो। ये हो गया धोखा, कभी मत दो। तो हो जाएगा नेवर चीट। ठीक है, गरीबों को, यानी कि गरीबों को कभी मत चिढ़ाओ या सताओ, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स, गरीबों को कभी मत चिढ़ाओ, तो हो जाएगा नेवर। इसके लिए अब चिढ़ाना का टीज होता है, टीज। अब गरीबों को पुअर पीपल भी लिख सकते हैं, द पुअर भी लिख सकते हैं, नेवर टीज द पुअर। इस प्रकार से देख लीजिए, नेवर का प्रयोग, मेन वर्ब, डिटरमिनर आया नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया, नेवर वर्ब, बाकी नहीं आया छोड़ देंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपका ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, नेवर वाला, डोंट वाला और अफर्मेटिव, ये तीनों याद करना है। इसके हिंदी को आपको दिमाग में रखना है, और इसके साथ साथ ये जो सब्जेक्ट आपको मालूम होगा कि यूं इसका सब्जेक्ट है, यह भी दिमाग में रखना है। और कैसे कोई शब्द आ जा रहा है तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे राम कभी धोखा मत दो, तो लिखेंगे राम नेवर चीट, राम कॉमा लिख देंगे। ठीक है, नेवर चीट राम, जैसे डोंट में हो रहा था वैसे इसमें होगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें लेट वाले भी सेंटेंस आते हैं फ्रेंड्स, लेट वाले भी सेंटेंस आते हैं, उनका भी प्रयोग हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ एक्सरसाइज को भी हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर बढ़िया से आप वीडियो देखते हैं अच्छे से, तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर उन बच्चों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिनके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछता है, जैसे यूपी बोर्ड, उसमें 10 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन पूछता है, या 5 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूछता है, उसमें ऐसे सेंटेंस खूब आते हैं। उनको अवश्य वीडियो देखना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।